राइट, सो नाउ हम देखने वाले हैं इसका एक और फॉर्म। हमने अभी देखा गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, अब इसका एक और तरीके से हम देखते हैं कुछ और, इसका एक और रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। तो अपने पास अगर एक डाइलेक्ट्रिक है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अगर टर्न ऑन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई नॉट लग रही है, उसकी वजह से डायपोल्स अरेंज होंगे माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। अब यहाँ देखो ये बीच वाले सब कट जाएंगे जैसा मैंने पहले बताया, और यहाँ पे एक फाइनल चार्ज ले रह जाएगी। इसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, ठीक है। इस डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। तो अगर आपका डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पी वेक्टर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, वो होती है माइनस पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये फॉर्मूला कैसा है मत पूछना, डायरेक्शन बता देता हूँ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा माइनस टू प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से जाएगी, प्लस से माइनस, तो इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। अब तक क्या समझे हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपका पी वेक्टर था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल मोमेंट इज माइनस पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है मत पूछना, सिलेबस के अंदर नहीं है, सिलेबस के अंदर नहीं है, और एक्चुअली आपको समझ में भी नहीं आएगा, उससे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं ना, भैया सिलेबस के अंदर नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं क्या, तुम पढ़ भी नहीं सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें आगे पढ़ेंगे कॉलेज में, ठीक है। इसका रूडिमेंट्री सा प्रूफ आप कर सकते हो चाहो तो वैसे गॉस लॉ लगा के, बट मैं यहाँ पे बताना वो उचित नहीं समझता इस लेवल पे। सो ये हो गई एक बात। अब एक बात बताओ कि फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, दोनों का वेक्टर सम ईपी और ई नॉट का, तो ये आएगा। अब आप क्या करो, तो इससे हमारे पास ई नॉट कितना आ गया, ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया। अब आप क्या करो, दोनों साइड ये चीज कर दो, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके ये चीज कर दो, समझे क्या किया मैंने, ये डीएस वेक्टर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया। अब ध्यान से देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कुछ दिख रहा है, ये है आपका फ्री चार्ज की वजह से जो गॉस लॉ था वो, तो ये आपका क्यू फ्री हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमें के ई क्यू करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ई नॉट नहीं था। अगर अपन ई नॉट यूज करते तो यहाँ पे के ई क्या हो, के ई क्या है, ई नॉट ही तो है, ई वेक्टर क्या होता है, ई नॉट अपॉन के। तो ये चीज बेसिकली क्यू फ्री लिखी हुई है, और ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब ये डी वेक्टर कौन सा आ गया, डी वेक्टर होता है आपका ये, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ये लिखा मैंने क्यू फ्री इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये भी एक फॉर्म हो गया आपका किसका, गॉस लॉ का। तो ये वाला फॉर्म सब इक्विवेलेंट, एक ही बात है, एक ही खेत की मूली है सब लोग। और ये ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल गॉस लॉ से अलग है, ओरिजिनल गॉस लॉ में अपन ई वेक्टर और क्यू फ्री यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को क्या है कि अपन यहाँ पे अगर अपन वहाँ पे नॉर्मल ई वेक्टर यूज करना चाहे, के वे के लफड़े में नहीं फंसे, तो वहाँ क्यू फ्री की जगह कुछ और आ जाता जो हमने देखा था। अब लेकिन हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि पोलराइजेशन का चार्ज निकालने से काफी अच्छा है कि अपन के टर्म्स में कुछ कर ले तो ज्यादा सही है वो, क्योंकि वो ईजी है। तो मैंने क्या किया, क्यू फ्री इधर ले लिया और इधर के वे के टर्म्स देख लिया है। तो ये तीनों चीजें आप देख सकते हो, याद कर सकते हो। काफी सारी टर्मिनोलॉजी थी यहाँ पे, पी वेक्टर था, ईपी था, डी वेक्टर है, के है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, क्यू फ्री है, तो आपको समझनी इंपॉर्टेंट है क्या है। इसका एक डिटेल में डिस्कशन और अगर तुम्हें रीड करना हो तो एक बार वीडियो वापस से देख लेना प्लीज। और एचसी वर्मा में दे रखा है और एनसीईआरटी के अंदर थियोरेटिकली अच्छा समझा रखा है ना। बट अगेन ये जो मैंने भी बोला इस वीडियो की स्टार्टिंग से लेके अभी तक, वो कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, भूल जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। निकालने वाले यार एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ऑलराइट। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये प्लेट्स एक दूसरे को कितने फोर्स से पुल कर रही हैं। तो अगर तुम यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू जैसे देखते हो, यहाँ पे माइनस क्यू जैसे है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसकी बात करें तो ये इसको ऐसे पुल कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक चार्ज प्लस क्यू को देखते हैं इन जनरल, या इस पूरी प्लेट को ही देख ले प्लस क्यू। तो ये एक फील्ड में पड़ा हुआ है जो इसकी वजह से जनरेट हो रही है, दोनों की वजह से नहीं। इसकी खुद की फील्ड से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इसकी फील्ड देखेंगे। खुद के चार्ज की खुद के फील्ड से थोड़ी फर्क पड़ता है। तुम अपने खुद के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होते रहते हो क्या, अगर एक पार्टिकल होते तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है आपको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक है। तो इस फोर्स से आपस में हो रहे हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है कि आपने उस कन्फिगरेशन में लाने के लिए कितना एक्स्ट्रा वर्क किया। तो अगर अपन इस प्लेट को एकदम जीरो सेपरेशन से लेके यहाँ पे मूव करते
तो इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, F इतना है, और हमने इसको D सेपरेशन पे लिया है, तो F इंटू डी हो जाएगा सिंपल, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी हो जाएगी, Q²D/2AE। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q/2A∁0 जो आपका फोर्स है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर σ/ε0 होती है। यहाँ पे अपन जो फोर्स निकाले थे अपन केवल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गिन रहे थे, तो σ/2ε0 थी, लेकिन यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या इतना समझ में आया अभी तक? ठीक है, मैंने बस इसको इस तरह से लिख दिया है। तो अपन में ऐसा नहीं लिख सकता कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर है, उसका स्क्वायर है, यहाँ पे आपका ε0 है, और इंटू A इंटू डी वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे हाफ है। तो अगर अपन कैपिटल U/V की बात करें, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो हो जाएगी ½ε0E²। तो आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरूरी नहीं कैपेसिटर की हो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है ½ ε0E²। अब अगर यहाँ पे कैपेसिटर, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक घुस जाता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ½K∁0E², ठीक है, आप डिराइव करके देख सकते हो। बेसिक से चलना एकदम, यहाँ पे मत घुसाने रहना, क्योंकि हर जगह पे चेंज हो जाएगा। बेसिक से चलना, उसमें K वाली चीज़ इंक्लूड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह चार्जेस वगैरह में, तो आ जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद ट्राई करेंगे, मैं हर चीज़ बता दूंगा, हर चीज़ हलवा बना के मैं मुंह में डाल दूंगा, तुम कुछ नहीं सीखने वाले हो, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। सो हमने यहाँ पे नई चीज़ सीखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, ½ε0E², और अगर वो डाइलेक्ट्रिक में हो तो K से टाइम से बढ़ जाती है, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूला बहुत काम आता है अलग अलग जगह पे, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ देखी, हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में जाना, हमने यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर की बात की, ठीक है। इसको इनफैक्ट हम काफ़ी सारे तरीक़ों से और भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हटाओ, अपन एकदम इस पे आ जाते हैं। U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q²/A∁0D/2, जैसे ये था। तो ε0 A/D क्या होता है, C होता है, तो Q²/2C ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस Q की जगह आप CV डाल दो तो ½ CV² आ जाता है, ठीक है। आपको अगर Q और V के फॉर्म में लिखना है तो Q इंटू V होता है शायद, हाँ, Q ½QV। तो ये अलग अलग फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट एक, और ½ ε0E² भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या चीज़ें क्योंकि काम की है, वो आपकी पर एनर्जी डेंसिटी थी, पर यूनिट वॉल्यूम थी, और ये आपकी टोटल एनर्जी ना कैपेसिटर, ठीक है। इन सब चीज़ों का डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो हमने कैपेसिटर चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, हमने कैपेसिटर की डेफिनेशन देखी, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिराइव करके देखा, ठीक है। फिर हमने पैरेलल और सीरीज़ की कॉम्बिनेशंस की बात की, फिर हमने कॉम्प्लेक्स कैपेसिटर कैसे सॉल्व करना उसकी बात की, फिर डाइलेक्ट्रिक्स की बात की। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर देखा हमने जा कि कैसे क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, और इससे कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है। फिर हमने फ्री चार्ज के फॉर्म में गॉस लॉ डिराइव किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में गॉस लॉ डिराइव किया, ठीक है। उसके बाद अपन ने एनर्जी इन कैपेसिटर की भी बात की। तो ये आपके सारे टॉपिक्स थे जो भी होते हैं आपके सिलेबस में। आपको कैपेसिटेंस चैप्टर में एक्स्ट्रा रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जैसे स्पेशली जो डाइपोल मोमेंट वाली बातें हैं ना, उनमें काफ़ी सारी थ्योरी बन सकती है, बट अगेन वो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी रिलेवेंट नहीं है जितना ये सब है, फॉर एग्जांपल। तो ये सब हो जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी इसमें बिल्कुल रीड कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के करनी है कैपेसिटर की, पूरी 12th फिजिक्स की दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप जाके HCOMA से पढ़िए और एनसीईआरटी से थ्योरी रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन के ढंग के नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।